नमस्कार, मैं हूं मनोज मानस। उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले आपको दिखाते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। उत्तराखंड में सवालों से गरमाया सदन। पुलिस कांस्टेबल ग्रेड पे का प्रकरण उठा। प्रदेश के हर ब्लॉक में बनेंगे मिनी स्टेडियम। रामनगर में युवा आकांक्षा कार्यक्रम में पहुंचे पूर्व सीएम हरीश रावत। युवाओं की उम्मीदों और समसामयिक मुद्दों पर खुलकर बोले। बद्रीनाथ केदारनाथ में गैर सनातनियों के प्रवेश पर रोक। बीकेटीसी के बैठक में फैसला लिया गया। बैठक में 121 करोड़ का बजट भी पारित। उत्तराखंड में हर परिवार की होगी अलग आईडी। अब 18 से अधिक उम्र की सबसे बुजुर्ग महिला होगी घर की मुखिया। देवप्रयाग के बाद गंगा जल आचमन योग्य नहीं। कैग रिपोर्ट का खुलासा। ऋषिकेश और हरिद्वार तक गंगा जल नहाने लायक नहीं। उत्तराखंड में 100 दिन के रोजगार की गारंटी। 6.54 लाख परिवारों को मिला 21 दिन का काम। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। आज रामनगर के पीएनजीपी महाविद्यालय में आयोजित युवा आकांक्षा कार्यक्रम युवाओं की बात हरीश रावत के साथ। कार्यक्रम में उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने युवाओं की आकांक्षाओं, धार्मिक मुद्दों, गैरसैंण और पर्यटन नगरी में गैस संकट जैसे कई विषयों पर अपनी प्रतिक्रिया दी। संघर्ष करना नहीं छोड़ा। ये सबसे बड़ा 16 में मेरा छोटा भाई आकांक्षा एक बड़ा महत्वपूर्ण बिंदु है और इसको समझना किसी भी समाज के लिए, किसी राज्य के लिए, देश के लिए और यहाँ तक कि पॉलिटिकल पार्टी के लिए भी बहुत आवश्यक है, राजनीतिक दल के लिए। संजय नेगी जी, आनंद रावत जी, कई कुछ नौजवानों ने मुझसे कहा कि हम कुछ पुराने साथी सहयोगी जो साथ साथ काम किए हैं वो लोग बैठ रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारी बात सुने, हमारे बीच में आए। तो मैं आज उनकी बात सुनने के लिए आया हूँ और उसको समझने के लिए आया हूँ और समझने के बाद कोई बात ऐसी है जिसमें मेरी आवश्यकता है सुझाव की, तो फिर वो सुझाव आगे बढ़ाने के लिए बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर गदरपुर से है। गैस सिलेंडर की बढ़ती कीमतों के विरोध में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस प्रदेश महामंत्री ममता हवलदार के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने जुलूस निकालकर नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौक पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का पुतला दहन किया और जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि गैस सिलेंडर के लगातार बढ़ते दामों से आम जनता की रसोई का बजट बिगड़ गया और गरीब व मध्यम वर्ग पर महंगाई का बोझ बढ़ रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से गैस सिलेंडर के बढ़े हुए दाम तुरंत वापस लेने की मांग की और चेतावनी दी कि यदि महंगाई का जल्द नियंत्रण नहीं किया गया तो कांग्रेस आंदोलन और तेज करेगी। 2014 से पहले बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। आज 2026 हो गए। इन 11 सालों में देश की जनता को चूसने का काम किया है। आज महिला त्रस्त है। 450 से लेकर 1200 रुपए तक अब सिलेंडर के दाम बढ़ गए हैं, बिजली के दाम बढ़ गए हैं, शिक्षा महंगी हो गई है, किसानों के खाद महंगे हो गए हैं। उसके बाद पेट्रोल डीजल के दाम आसमान पे छू रहे हैं। चलो अभी तो आप ये बहाना दे रहे हैं कि ईरान और अमेरिका की युद्ध चल रहा है। किचन संभालना मुश्किल होता है। और जब हमारे कांग्रेस सरकार थे तब 400 रुपये गैस थे। उसके बाद इनकी ही मंत्री, इनके ही सांसद सिलेंडर लेके पूरे सड़क पे घूमती थी कि 50 रुपये बढ़ गया और आज जो है सिलेंडर की कीमत 1000 से ऊपर जा रहा है। उसके बाद सिलेंडर मिल भी नहीं रहे हैं, ब्लैक में मिल रहा है सिलेंडर। और पूरे आज मैं देख रही थी कम से कम 500 लोगों की लाइन है। 27 फरवरी को वन अधिकारी के साथ हुई मारपीट और अभद्रता के मामले में अब पुलिस का एक्शन शुरू हो गया है। विकासनगर पुलिस ने वायरल वीडियो और साक्ष्यों के आधार पर 2 आरोपियों को थाने लाकर वैधानिक कार्रवाई की गई, जिसके खिलाफ सरकारी कार्य में बाधा डालने, सरकारी अधिकारी से मारपीट करने सहित तमाम गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर ये कार्रवाई की गई।
देवभूमि के शांत वादियां अब अपराधियों की पनाहगाह बनती नजर आ रही है। देहरादून के प्रेमनगर में एक महिला का सड़ा गला शव मिलने से राजधानी की कानून व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। बालासुंदरी मंदिर के पास जंगल में मिली इस लाश ने वन विभाग और पुलिस की गश्त के साथ ही सुरक्षा व्यवस्था के दावों की भी पोल खोल दी है। आपको बता दें, वारदात थाना प्रेम नगर क्षेत्र की है, जहां आज सुबह सुद्धोवाला क्षेत्र जंगल के भीतर एक अज्ञात महिला का शव बरामद हुआ। शव की हालत इतनी खराब है कि 4 से 5 दिन पुराना प्रतीत हो रहा है। हैरानी की बात यह है कि कई दिनों तक जंगल में लाश सड़ती रही, लेकिन न तो वन विभाग और न ही पुलिस को इसकी भनक तक लगी। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रुड़की के भगवानपुर से चोरी की एक ऐसी घटना सामने आई है जिसने हर किसी को हैरान कर दिया। हैरानी की बात यह है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले कोई पेशेवर बदमाश नहीं बल्कि नाबालिग बच्चे बताए जा रहे हैं। हमलावर भगवानपुर कोतवाली से कुछ ही दूरी पर स्थित विद्युत विभाग के दफ्तर का ये मामला है, जहां विभाग की गाड़ी से लाखों रुपए चोरी हो गए। बताया जा रहा है कि बिजली कनेक्शन से जमा हुई बड़ी रकम को विभागीय कर्मचारियों ने अपनी स्विफ्ट गाड़ी में रख दिया था। इसके बाद कर्मचारी गाड़ी को बाहर खड़ी छोड़कर कंट्रोल रूम में बैठ गए। इसी दौरान कुछ नाबालिग बच्चों ने मौके का फायदा उठाकर अपना माइंड गेम शुरू कर दिया। वायरल हो रहे सीसीटीवी वीडियो में साफ दिखाई दे रहा है कि बच्चे पहले गाड़ी के पास आते हैं और ईंट उठाकर गाड़ी के शीशे पर मारते हैं। इसके बाद तुरंत वहां से भाग जाते हैं। कुछ देर बाद बच्चे फिर वापस लौटते हैं और दोबारा ईंट मारकर शीशा तोड़ देते हैं। शीशा टूटते ही बच्चे बड़ी चालाकी से गाड़ी के अंदर रखे लाखों रुपए लेकर मौके से फरार हो जाते हैं। पूरी वारदात आसपास लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसके आधार पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने मामले में कुछ नाबालिग बच्चों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ शुरू कर दी। हालांकि इस घटना ने विद्युत विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए। ये मामला मेरे संज्ञान में आया है। हमारे जज है विनीत कुमार भगवानपुर के, इनकी गाड़ी में जो कैश कलेक्शन का पैसा रखा हुआ था, कुछ शरारती थे बच्चे जो जैसे सीसीटीवी कैमरे में पता चला है, उन्होंने पैसे चुराते हुए दिखे हैं। तो इसकी पुलिस जांच कर रही है। पुलिस में तैयारी दे दी थी हमने कल ही। जो भी जब कार्रवाई होगी हम उसके सारे पुलिस के साथ। अच्छा सर, जैसा मौजूद नहीं थे, जैसा दो कंट्रोल रूम में थे और बैंक बंद था, इसलिए गाड़ी में रख रखे थे। बैंक अगर खुला होता तो दिन में पैसे जमा हो जाते हैं। अच्छा, वो तो जांच का विषय, पुलिस जांच कर रही है। हम बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर नैनीताल से, जहां हाईकोर्ट में पिथौरागढ़ जिले के चुनैती गांव में वन विभाग की भूमि में बिना अनुमति के लिए सड़क निर्माण कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई है। सुनवाई के बाद खंडपीठ ने सड़क निर्माण पर रोक लगाते हुए सचिव उत्तराखंड को जवाब दाखिल करते हुए मामले की रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया। आपको बता दें कि पिथौरागढ़ के ग्राम चुनैती निवासी भास्कर चंद्र जोशी ने उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर बताया कि चुनैती गांव में सड़क निर्माण के लिए वन विभाग की जमीन पर बिना अनुमति हरे भरे पेड़ काटे जाने का दावा किया था। उन्होंने मनमाने ढंग से पर्यावरण बचाए रखने के मद्देनजर सड़क निर्माण रोकने की मांग की थी। याचिका में दावा किया गया कि वन भूमि में सड़क निर्माण के लिए न तो पर्यावरण बोर्ड से अनुमति ली गई और न ही भारत सरकार या उत्तराखंड सरकार से अनुमति ली गई है। ये जनहित याचिका भास्कर चंद्र जोशी जी ने ये ग्राम सुनेती तहसील पिथौरागढ़, तहसील थल, जिला पिथौरागढ़ वाले ने दाखिल करी। उन्होंने कहा कि फॉरेस्ट की ज़मीन में अवैध रूप से प्राइवेट रास्ता बना रहे थे, जिसमें माननीय न्यायालय ने आज संज्ञान लिया, जिसमें सरकारी वकील जो आज अपेयर हुए उन्होंने कुछ रिपोर्ट दाखिल करी। उस रिपोर्ट में ये लिखा गया कि कुछ कार्रवाई उन्होंने करी, लेकिन पूरी कार्रवाई हुई नहीं। कोर्ट ने फर्दर उसमें इलीगल कंस्ट्रक्शन जो रोड का हो रहा है उसमें उसको स्टे कर दिया। उत्तराखंड हाईकोर्ट में नैनीताल जिले की बदहाल सड़कों और पर्यावरण के साथ हो रहे खिलवाड़ को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने जिला प्रशासन को 2 सप्ताह में नैनीताल हल्द्वानी व नैनीताल भवाली सड़क को ठीक कर प्रगति रिपोर्ट पेश करने को कहा। मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने 2 सप्ताह बाद की तिथि नियत की। आपको बता दें कि अनिल यादव ने उच्च न्यायालय में दायर जनहित याचिका दायर कर जिले के पर्वतीय मार्गों पर सुरक्षा मानकों का उल्लंघन कर अवैध डंपिंग होने और कचरा प्रबंधन की विफलताओं को उजागर किया, जिसे न्यायालय ने गंभीरता से लिया।
याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता डीसीएस रावत ने कोर्ट को बताया कि हल्द्वानी, नैनीताल, कालाढूंगी और भुआली, कैंची धाम जैसे व्यस्ततम मार्गों पर निर्माण कार्यों का मलबा जानबूझकर तीखे मोड़ों और ब्लाइंड टर्न्स पर फेंका जा रहा है। ये मलबा न केवल यातायात को बाधित कर रहा है बल्कि मानसून के दौरान फिसलन पैदा कर वाहनों के लिए भी खतरा बन रहा है। याचिका का मुख्य उद्देश्य बदहाल सड़कों को लेकर के, बदहाल क्रैश बैरियर, पैराफिट्स को लेकर के, रोडों में व्याप्त गंदगी और जो नैनीताल का कूड़ा निस्तारण के संबंध में जो याचिका थी उसमें आज माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें सरकार द्वारा एक प्रस्तावित भूमि नगर पालिका को हस्तांतरण करने के संबंध में एक एफिडेविट फाइल किया गया है, जिसमें वन विभाग की कुछ आपत्तियां हो सकती है तो उसके बाद ही वो हस्तांतरित होगी। इस संबंध में बातें हुई और माननीय उच्च न्यायालय के सामने ये प्रकरण आया कि नैनीताल कालाढूंगी रोड में तो कुछ जगह क्रैश बैरियर्स और पैराफिट ठीक कर दिए गए हैं। गदरपुर क्षेत्र से पर्यावरण के लिए एक बेहद सकारात्मक और सुकून देने वाली खबर सामने आई है। लंबे समय से विलुप्ति की कगार पर पहुंचे गिद्ध अब एक बार फिर से इस इलाके में दिखाई देने लगे हैं। गदरपुर के तिलपुरी गांव के पास स्थित वन क्षेत्र में इन दिनों कई गिद्धों की मौजूदगी देखी जा रही है, जिससे पर्यावरण प्रेमियों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर है। आखिर क्यों गिद्धों की वापसी को प्रकृति के लिए शुभ संकेत माना जा रहा है? गदरपुर क्षेत्र के तिलपुरी गांव के नजदीक स्थित वन क्षेत्र में इन दिनों आसमान में मंडराते गिद्धों का ध्यान अपनी ओर खींच रहे हैं। एक समय ऐसा भी था जब गिद्धों की संख्या तेजी से घट रही थी और ये पक्षी विलुप्त होने की कगार पर पहुंच गए, लेकिन अब एक बार फिर इनकी मौजूदगी इस क्षेत्र में देखी जा रही है, जो पर्यावरण के लिहाज से एक बेहद सकारात्मक संकेत माना जा रहा है। स्थानीय लोग भी इन गिद्धों को देखकर काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। पौड़ी मुख्यालय में विद्युत विभाग के कार्मिकों ने बिजली क्षेत्र के निजीकरण के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया। कार्मिकों ने अधिशासी अभियंता विद्युत वितरण खंड पौड़ी के कार्यालय के बाहर एकत्र होकर विद्युत अमेंडमेंट एक्ट 2025 को निरस्त करने की मांग उठाई और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए आक्रोश व्यक्त किया। प्रदर्शन कर रहे कार्मिकों का कहना था कि सरकार संपूर्ण पावर सेक्टर के निजीकरण के उद्देश्य से इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल को लोकसभा में लाने जा रही है। इसके विरोध में 10 मार्च को देश भर में बिजली विभाग के कर्मचारी अपने अपने स्थलों से बाहर निकलकर व्यापक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। कर्मचारियों ने कहा कि यदि बिल पारित हो जाता है तो देश भर में बिजली वितरण का नया कानून लागू हो जाएगा। इसके तहत निजी कंपनियों को सरकारी डिस्कॉम के नेटवर्क का इस्तेमाल कर बिजली वितरण करने का लाइसेंस मिल जाएगा। बिल लाया जा रहा है, इसका हम पुरजोर मतलब एक सिरे से खारिज करने की मांग करते हैं। इस पूरे बिल में जो उद्योगपति हैं, जो बहुत बड़े बड़े घराने हैं, केवल उनके फायदे की बातें हैं, बाकी जनता के हितों की कोई बात नहीं की जा रही है। जैसे बिजली का लाइसेंस उनको देने की बात की जा रही है, जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर है उनको बिना किसी उसके वो फ्री में देने की बात की जा रही है, जबकि जनता की टैक्स से और गाड़ी कमाई से सारी हमारी लाइनें बिजली का सब बने हैं, वो उनको एक तरफ से देने की कार्रवाई की जा रही है और उसका कोई फायदा जनता को नहीं मिलेगा अगर उनको दे दिया गया तो। सरकार से हम ये मांग रखते हैं कि संसद जो कानून लाया जा रहा है इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट 2025 को निरस्त किया जाए। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर लक्सर से, जहां लक्सर के नगला खिताब गांव में बीती रात 2 मोटरसाइकिलों पर सवार होकर आए 4 युवकों ने गांव के गौरव नामक युवक के घर पर कई राउंड फायरिंग की। घर का मुख्य दरवाजा बंद था, दरवाजे पर गोलियों के निशान बन गए। गोलियों की आवाज सुनकर ग्रामीणों ने दहशत फैल गई। ग्रामीणों में फायरिंग के तुरंत बाद 4 युवक पीड़ित गौरव को जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गए। गौरव ने घटना की सूचना पुलिस को दी। लक्सर कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस ने घटना की बाबत गौरव उसके परिवारजनों से जानकारी ली। पुलिस मामले की अब छानबीन कर रही है। पुलिस प्रशासन जब हमारे यहाँ पे फायरिंग हुई गेट पे, मेरे पिताजी नीचे जो है अपना मुंह हाथ धो रहे थे कंपनी से आने के बाद, तो उसी के 10 मिनट बाद यहाँ पे 2 बाइक आती है और धड़ाधड़ राउंड फायरिंग जो करते हैं गेट पर करते हैं। 2 राउंड ही है, 1 राउंड ही है, यानी कि 5 से 6 राउंड उन्होंने फायर किए हैं और बार बार कॉल आ रही थी मेरे पास धमकी की गोली मारेंगे, तेरा गोली मारेंगे।
और घटना के बाद उन लोगों की तुरंत कॉल लगती है कि हाँ भाई ठीक है, तो मैंने कहा हाँ भाई ठीक हूँ। उसके बाद जो है और पुलिस प्रशासन यहाँ उस टाइम मौजूद था जब उनकी मेरे पास कॉल आई। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा 2026 में हल्द्वानी के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए शहर का नाम एक बार फिर से रोशन किया है। बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के 17 विद्यार्थियों का सैनिक स्कूलों के लिए चयन हुआ है, जिनमें से 6 से 7 छात्रों ने प्रतिष्ठित सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में स्थान हासिल किया है। संस्थान के लिए ये उपलब्धि इसलिए भी खास मानी जा रही है क्योंकि लगातार चौथे वर्ष यहाँ के विद्यार्थियों का घोड़ाखाल सैनिक स्कूल में चयन हुआ है। हल्द्वानी में आयोजित प्रेस वार्ता में संस्थान के सीईओ धीरज मेहता ने बताया कि अखिल भारतीय सैनिक स्कूल प्रवेश परीक्षा में इस वर्ष संस्थान के विद्यार्थियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। कक्षा 9वीं में शिवांश सिंह ने 360 अंक, आदित्य दरमवाल ने 354 अंक, विजय शर्मा ने 352 अंक और प्रिंस पंतनी ने 344 अंक प्राप्त कर उत्कृष्ट परिणाम हासिल किए हैं। कक्षा 6वीं के परिणाम में भी विद्यार्थियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए चयन सुनिश्चित किया है। चयनित छात्रों में चेतन सिंह, तन्मय जोशी, ऋषभ बिष्ट, युवराज धपोला, पांसुल गौरी, निर्मल सिंह, आद्या पांडे, मान्यता बिष्ट, काव्या के अलावा तमाम छात्र शामिल हैं। घोड़ाखाल में हुआ है और सभी परिवारों का वो सपना रहता है कि उनके बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ पाएं, जैसे घोड़ाखाल या फिर कोई सैनिक स्कूल। और इसमें हमारे टीचर्स और हमारी बहुत मेहनत लगी थी और इससे हमारी मेहनत भी रंग लाई। हम बाजीराव ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन से पढ़े हुए हैं और हमारा सपना सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जाने का था और वो हमने भी हासिल कर लिया है, जिसके बाद अभी हम सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में एडमिशन लेने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो है हाल फिलहाल में जो है सैनिक स्कूल का रिजल्ट आया है, जिसमें अगर हम ओवरऑल सैनिक स्कूल की बात करें तो हमारे जो है 16 से 17 बच्चे जो है सैनिक स्कूल में इस बार चयन हुए हैं, जिनके नंबर 250 से ऊपर हैं बहुत सारे बच्चों के 6 क्लास में, और 9th क्लास में जो है वो 4 बच्चे हैं। और अगर हम बात करें इसका जो सैनिक स्कूल घोड़ाखाल की मैं बात करूं तो यहाँ पर कम से कम हमारे बच्चे 6 या 7 बच्चे इस बार सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में जाएंगे। सर बहुत बढ़िया, इन लोगों ने बहुत अच्छी मेहनत करी है हमारा बाजीराव ग्रुप ने, और हमारे बच्चों को, मैं मिडिल क्लास से बिलोंग करता हूँ और मुझे काफ़ी अच्छा लगा इन स्कूल वालों का, और जो यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेशन है तो इन्हीं की वजह से आज ये लोग घोड़ाखाल स्कूल में निकले हैं कुछ बच्चे, बहुत अच्छा लगा। तो बहुत बड़ी किया सर, क्या कहते हैं हर किसी परिवार का सपना होता है, मिडिल क्लास के हैं। मेरे बच्चे को बाजीराव ग्रुप से यहाँ से क्या कहते हैं कोचिंग सेंटर से कोचिंग कराई, अच्छे मार्क्स आए हैं बच्चे के। आए दिन यहाँ का ये था कि टेस्ट भी होते रहते थे, हफ्ते में 2 भी 3 दिन भी, ये नहीं कि टेस्टों के लिए हमें कहना पड़ता था अभी टेस्ट लो या मत लो, हमेशा इनका टेस्ट होते रहते, तुरंत मतलब नंबर भी पता लग जाने वाले थे। इसी वजह से बच्चों को भी उत्साहित होने वाले थे बच्चे। खबरों में वक्त एक ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। के न्यूज़, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से उत्तराखंड की खबरों में आपका स्वागत है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग के बीच खाड़ी देशों में फंसे जनपद पौड़ी के लोगों की सकुशल घर वापसी के लिए जनपद पौड़ी पुलिस अलर्ट मोड पर है। एडिशनल एसपी मनोज ठाकुर ने कोटद्वार में जानकारी देते हुए बताया कि खाड़ी देशों यूएई, सऊदी अरब, कतर, कुवैत के साथ ही दूसरे देशों में फंसे लोगों के परिजनों के लिए सरकार ने एक QR कोड और ऑनलाइन लिंक जारी किया है। विदेशों में बसे प्रवासी इस लिंक के माध्यम से अपना पंजीकरण भारतीय दूतावास में करा सकते हैं ताकि किसी भी आपात स्थिति में उन्हें तत्काल सहायता पहुंचाई जा सके। जैसा हमारे पास सूचना इसकी प्राप्त होती है तो इसमें विदेश मंत्रालय द्वारा और उसके माध्यम से हमारे पुलिस मुख्यालय को एक जो SOP जारी की गई है, जिसमें एक QR कोड या फिर एक वेब लिंक दे रखा है, जिसमें ऐसा कोई अगर हमें डिस्ट्रेस कॉल आती है तो उस व्यक्ति को या उसके परिजनों को हमें वो सूचित करना है कि वो QR कोड को स्कैन करके एक फॉर्म जनरेट होगा जिसे वो भरे और अपनी संबंधित के बारे में जो जानकारी है वो हमारे माध्यम से और हमारे पुलिस मुख्यालय के माध्यम से वो विदेश मंत्रालय को जाए ताकि उस पर उचित कार्रवाई की जा सके। देवभूमि के गोमुख से निकलती निर्मल एक धारा आदि अनादिकाल से जीवनदायिनी मानी जाती है। ये धारा देवभूमि के देवप्रयाग में अलकनंदा और भागीरथी के संगम के मिलाप के बाद मां गंगा के नाम से देश दुनिया में अपनी पवित्रता के लिए जानी जाती है, जिसके आचमन का मुख्य हरिद्वार है।
गंगा की निर्मलता के ऊपर सदन में कई सवाल सरकार के आगे विपक्ष के नेताओं ने खड़े कर दिए हैं, जिसका जवाब शायद किसी भी सरकार के पास नहीं है और आज ना ही कभी पहले था ये सवाल। जी हम आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के दूसरे दिन सदन में पेश की गई कैग रिपोर्ट को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा है। प्रदेश की धर्मनगरी हरिद्वार में आगामी वर्ष 2027 में अर्धकुंभ भी होने जा रहा है, जिसके चलते करोड़ों श्रद्धालु इस आयोजन का हिस्सा बनते हैं। ऐसे में अर्धकुंभ होने से पहले गंगाजल की पवित्रता पर सवाल खड़ा हो गया है। गैरसैंण के भराड़ीसैंण विधान भवन में चल रहे बजट सत्र के दूसरे दिन सीएजी की रिपोर्ट सदन में रखी गई, जिसके बाद सियासत गरमा गई। विपक्ष का कहना है कि रिपोर्ट में उत्तराखंड में गंगा की स्थिति और नमामि गंगे योजना के क्रियान्वयन पर कई गंभीर सवाल खड़े हुए हैं। रिपोर्ट के अनुसार उत्तराखंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की कई प्रयोगशालाएं मानकों के अनुरूप नहीं है और कई लैब मान्यता प्राप्त भी नहीं है। ऐसे में गंगा के पानी की गुणवत्ता की जांच पर ही सवाल खड़े हो गए हैं, जिसके बाद सत्ता पक्ष अपनी सफाई देता हुआ नजर आ रहा है। और पूरे सनातन के लिए परेशान करने वाली यह कैग रिपोर्ट विधानसभा में प्रस्तुत की गई और मुख्यमंत्री जी को और उत्तराखंड सरकार को जवाब देना होगा कि इस कैग रिपोर्ट के अनुसार अगर इसमें जो पिन पॉइंट की हैं चीजें आप चाहें आप देख सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं। इसमें कैग ये कहता है कि उत्तराखंड पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की जो लैब्स हैं वो मानकों के अनुकूल नहीं है और वो मान्यता प्राप्त लैब्स नहीं है। लगातार कैग की रिपोर्ट कह रही है कि हरिद्वार में गंगा जल 20 कैटेगरी का पानी वहां पर है। इनकी ABC कैटेगरी बनी हुई है पॉल्यूशन की, पानी की। गंगा जल को B कैटेगरी का बोल रहा है। नहीं, सवाल वो सत्य हैं। कैग ने तो बहुत एक तरीके से मैं ये मानूंगा कि उन्होंने आशीर्वाद दिया है सरकार को कि B कैटेगरी में रखा है। वाटर की क्वालिटी जो है उससे निम्न ग्रेड की है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ देहरादून से जो बॉडीज़ ले जाई जाती हैं खड़खड़ी, उससे खड़खड़ी के इधर की तरफ जो घाट हैं उनके पहले जो है खुल के आपको नाला जो है गंगा जी में जाते हुए दिखेंगे। और आप कहीं चले जाए, श्रीनगर चली जाए, श्रीनगर में जो पूरा श्रीनगर का पानी जो है गंगा में जाता है, नालियों का पानी। ऋषिकेश चले जाएं, उत्तरकाशी चले जाएं, आप देवप्रयाग चले जाएं, कर्णप्रयाग चले जाएं, मतलब ये दूषित ऊपर से होते हुए आ रही है और नीचे आते आते और बड़ा जहाँ शहर बड़ा शहरी इलाका ऋषिकेश में चले जाएं, बहुत आश्रमों का पानी आपको गंगा जी में जाते हुए मिलेगा। आप बताइए साफ हुई कब है गंगा? तो सारा आज भी होटलों का सारा सीवरेज का सारी स्थितियां, और आप नीचे तक चले जाइए, गंगा का नारा है कि गंगा साफ है, करोड़ों रुपए लग जाते हैं, खर्च होते नहीं है, दिखते हैं नहीं। हिंदुस्तान के अंदर जब तक भ्रष्टाचार खत्म नहीं होगा तब तक योजनाएं जो है अपना रूप नहीं ले सकती। सही, सबसे बड़ा तो जो दिक्कत ये है। इस प्रोजेक्ट को काफी आता, लेकिन मैंने कहा ना, सारी बातों की एक ही बात है कि चाहे वो गंगा मैली का मामला हो, चाहे कोई सड़कों के मामले हो, सब जगह भ्रष्टाचार है। देखिए, कांग्रेस और उसके नेताओं का हमेशा ही ये प्रयास रहा है कि किस प्रकार से वो सनातन पर चोट कर सकते हैं, सनातन पर प्रहार कर सकते हैं। आज भी कांग्रेस और उनके नेता यही कर रहे हैं कि जो सनातन हमारी पद्धति है, विशेष रूप से हम देवभूमि के रहने वाले हैं, इस देवभूमि से संपूर्ण देश ही नहीं संपूर्ण विश्व में बिचा जाता है। ऋषि मुनि ने यहाँ पर तपस्या की है, लेकिन गाहे भगाई चाहे सदन के माध्यम से हो, चाहे अन्य समाचार पत्रों के माध्यम से हो, वो सनातन और गाय गंगा गीता जो हमारे मूल अस्तित्व के विषय हैं, इन पर छेड़छाड़ करने का प्रयास करती है, प्रहार करती है। सीएजी रिपोर्ट में यह भी दावा सामने आया है कि हरिद्वार में गंगा का पानी B श्रेणी का पाया गया है, जो सीधे पीने योग्य नहीं माना जाता। यह स्थिति चिंताजनक मानी जा रही है, क्योंकि करोड़ों लोग गंगा जल को आस्था और पवित्रता के प्रतीक के रूप में देखते हैं। विपक्ष का कहना है कि जब गंगा करोड़ों सनातनियों की आस्था का केंद्र है, तो उसकी गुणवत्ता को लेकर सामने आई यह स्थिति बेहद गंभीर है, जिस पर सरकार मौन है। इस कैग की रिपोर्ट में गंगा जल का जो पानी दूषित बताया, उससे न केवल गंगा जल की बल्कि उत्तराखंड सरकार के मंशा पर पूरे का पूरा उसने चित्रण कर दिया है। जहां एक तरफ गंगा इतनी मैली होती जा रही है,
और वहीं दूसरी तरफ गंगा सफाई के नाम पर करोड़ों अरबों रुपया भारत सरकार ने और साथ ही साथ उत्तराखंड सरकार ने भी खत्म कर दिया है। ऐसी स्थिति में जहां उनकी रोकथाम के लिए उनको नदी के किनारे जो औद्योगिक कारखाने, कल कारखाने हैं और वहीं बड़े बड़े होटल हैं, उनको रोक देना चाहिए था। आपसे ये कह सकता हूं कि आपने देखा होगा कि 2016 में केंद्र सरकार ने 20,000 करोड़ रुपया कुंभ नदी साफ, गंगा साफ करने के लिए बताया था और कहा था कि हम 2022 तक गंगा को इतना शुद्ध बना देंगे उसका पानी पीने लायक होगा। लेकिन गंगा और गंदी हो गई, माँ गंगा की स्थिति और खराब हो गई है। ये सरकार तमाम सीवरेजों को गंगा में छोड़ रही है। इनको माँ गंगा से कुछ लेना देना नहीं, ये केवल जुमलाबाजी कर रही, झूठ बोल रही है। देखिए, मुझे लगता है कि अब तक में हमारी सरकार ने कुंभ का आयोजन हो, मैं समझती हूँ कि चाहे केदारनाथ में हमारी 4 धाम यात्राएं हों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार धामी जी के नेतृत्व में सफलतम आयोजन करती रही है। 38 नेशनल गेम जैसे बड़े आयोजनों को सफलता के साथ में किया है। मुझे लगता है कि आने वाले समय में हमारे चाहे वो नंदा राजजात यात्रा हो, चाहे हमारा अर्ध कुंभ हो, वो भी सफलता के साथ में आयोजन किया जाएगा। और विपक्ष को शायद हमारा यही सफलता का आयोजन जो हम लोग करते आए हैं उसी को लेकर उनकी पीड़ा है, और वो हमेशा इस बात को अच्छे कार्य में भी किस तरीके से आपत्ति और खलल डाला जाए वो उस प्रकार का आचरण अपनाते हैं, जो दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखना यह होगा कि सीएजी की इस रिपोर्ट और विपक्ष के आरोपों पर सरकार क्या जवाब देती है। करोड़ श्रद्धालुओं की आस्था व गंगा की निर्मलता को बनाए रखने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाते हैं। ऐसे में सदन के दौरान उठाए गए सवालों पर सरकार को सदन और जनता के सामने स्पष्ट जवाब देना चाहिए कि नमामि गंगे के चलते हर साल करोड़ों का बजट गंगा की देखरेख में लगता है। इसके बावजूद आज भी हरिद्वार नगरी में जल पीने योग्य तो बिल्कुल नहीं है। तो अब तक गंगा पर लगा पैसा क्या सही से नहीं लग पाया? अगर सरकार सही काम कर रही है तो आज वीरान की गंगा मैली क्यों है? और गंगा की सफाई के लिए चलाई जा रही योजनाओं का अब तक क्या असर हुआ है? उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। तो फिलहाल उत्तराखंड की खबरों में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आगे आप देखिए के न्यूज इंडिया का विशेष कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेन चौहान जी के साथ।